मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंदू भैया, मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्रीमान कैलाश जी, आज दिल्ली एसपीजीसी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी, भोगल साहब, परमजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रहलाद भाई पटेल, यहाँ के लोकप्रिय सांसद राकेश जी, और आज के कार्यक्रम आज बहुत पवित्र मौका है। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के वर्ष में हम सब आज जबलपुर में एकत्रित हैं। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को एक के बाद एक ऐसा किया कि कोई एक व्यक्ति अपने 100 जन्म में एक चीज कर ले। गोविंद सिंह जी ने अपने एक जीवन में 100 चीजें ऐसी कर इस देश पर बहुत बड़ा उपकार किया। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन इस प्रकार का जीवन रहा जिसकी जोड़ मिलना बहुत मुश्किल। ईश्वर भी इस प्रकार की एक ही व्यक्ति में अनेक प्रकार की गुण बहुत कम देखता है। बहुत बहुआयामी उनका व्यक्तित्व। गुरु साहब के जीवन को अगर ध्यान से देखे तो उस जमाने के सबसे बड़े कवियों में से कोई अगर कवि एक चुनना है तो निश्चित रूप से गुरु गोविंद सिंह जी को चुनना पड़ेगा। इतना बड़ा कवि का जीवन गुरु गोविंद सिंह जी। और एक भाषा में नहीं, संस्कृत, ब्रज, मागधी, गुरुमुखी, हिंदी, फारसी, कई भाषाओं में साहित्य की रचना करने वाला वो व्यक्ति, साहित्य की रचना करने वाला वो व्यक्तित्व, जिसमें एक बहुत बड़े साहित्यकार का जीवन, बहुत बड़े कवि का जीवन। बहुत सारी भाषाओं की केवल जानकार थे इतना नहीं, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा। गुरुमुखी के लिए अगर कुछ करते तब तो ठीक ही था। जन्म पटना में हुआ था, मागधी के लिए करते तो भी ठीक था। ब्रज भाषा का शुद्धिकरण का काम आनंदपुर साहब में बिठाकर गुरु गोविंद सिंह जी ने कराया था। मित्रों, आप वो देखिए कि एक व्यक्ति जो पटना में जन्मता है, खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहब में करता है और ब्रज बोली को वो शुद्धिकरण का काम करता है। कितना व्यापक दृष्टिकोण उनका। उनके जैसा योद्धा सहस्त्र सालों में शायद ही देश के किस्मत में आता है। इतना बड़ा वीर योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनके जितने भी गुण उनकी वीरता के गाए जाए वो तो वीर होना एक बात है और बलिदानी होना एक। बलिदान खुद का भी देना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक 9 साल का बच्चा पिता को कहता है, अगर आपके बलिदान से देश भर के हिंदुओं की प्रताड़ना रुकती है तो आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। आप देश में बलिदान देना है तो आपका देना पड़ेगा। और गुरु तेग बहादुर जैसे प्रचंड व्यक्तित्व को एक 9 साल का बच्चा प्रेरणा देता है, तभी मालूम पड़ता है कि बच्चा गुरु गोविंद सिंह अपने पिता को शहादत की प्रेरणा देने वाले इतिहास में बहुत कम होते हैं। ऐसे बहुत राजे महाराजे हुए जो युद्ध लड़े, शहीद हुए, सिर्फ और सिर्फ देश के हजारों साल के इतिहास में एक ही वीर बलिदानी ऐसा है
जिसने अपने चारों बेटों को बलिदान करने के लिए हंसते मुंह थे। सारे बच्चों का बलिदान किया। चमकौर युद्ध में दोनों साहबजादे शहीद हुए और दोनों साहबजादे और दो छोटे साहबजादों को जिंदा चुनवा दिया। जब चुनने की शुरुआत कर रहे थे जल्लाद, तब सबसे पहले छोटे साहबजादे को चुनने की शुरुआत करी और छोटे भाई की नजर बड़े भाई की तरफ, उसकी आंखों में आंसू दिखाई पड़े। उस वक्त उसने पूछा कि हम सिंह के पुत्र हैं, आंखों में आंसू क्यों है? उसने कहा, बड़े भाई ने कहा, तू मुझसे छोटा है, धर्म के लिए मुझसे पहले तेरा बलिदान हो रहा है, इसलिए मेरे आंख में आंसू आ। ये वाणी अभी तो दाढ़ी भी नहीं आई और ये वीरता भरी वाणी गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को ही हो सकती है और किसी को नहीं। और खालसा पंथ की स्थापना कर अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक खालसा पंथ की स्थापना कर देश रक्षा का जो काम दसम गुरु ने किया है, उसको ये देश कभी भूला नहीं। खालसा पंथ की स्थापना कर उन्होंने एक साथ कई काम किए। सिखों को वीरता की प्रेरणा भी, स्वतंत्रता का एक संदेश दिया, आध्यात्मिकता का संदेश दिया, 10 गुरुओं की गुरुवाणी को शब्द दे देने का काम भी उन्होंने किया और साथ में जात पात के भेद मिटाने का काम किया और राष्ट्रीय अखंडता का किया। क्यों? उन्होंने जो पंच प्यारे पसंद किए थे तो कोई एक जगह की नहीं, कोई ओडिशा से था, कोई गुजरात से था, कोई हस्तिनापुर से था, कोई बीदर से था, तो कोई पंजाब। देश के हर हिस्से से, हर जाति से पंच पारों को पसंद कर अमृत चढ़ाने का काम किया और एक साथ समाज के सभी जातियों को 25,000 लोगों को अमृत चढ़ाकर समाज के अंदर एकता करने का काम किया। सब इकट्ठा होकर जो हमारे धर्म पर आफत है, जो देश के ऊपर आफत है, इसके सामने लड़ने के लिए गुरु के सिख हो जाओ, सिंध हो जाओ और खालसा पंथ के अनुयायी हो जाओ। इस बहादुरी से खालसा पंथ की स्थापना की और वही पंथ आज इतने सालों के बाद पूरे देश को, पूरी दुनिया को प्रकाश देगा। मित्रों, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब कोई भी पंथ की स्थापना करता है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, इस देश में बहुत सारे पंथ चले, मगर व्यक्ति ने खुद को अलग हटा दिया, अपने परिवार को अलग हटा दिया और 10 गुरुओं की वाणी को ही गुरु मानकर एक ऐसी परंपरा शुरू की जो ज्ञान संप्रदाय की परंपरा हुई। गुरु वाणी ही गुरु है, ये कल्पना बहुत बड़ी कल्पना है। 5 क के माध्यम से उन्होंने एकता, स्वच्छता, दृढ़ता, संयम और वीरता का संदेश एक साथ देने का काम किया और आज गुरु के सभी शिष्य और हम जैसे भी मानने वाले सभी लोग उसी में से प्रेरणा लेते हैं कि किस तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। मित्रों, और उसी का एक नतीजा है आज सिख संप्रदाय के लोग कहीं पर भी है, खालसा कहीं पर भी है, वो लोगों के साथ घुल मिल करता है, समानता में विश्वास करता है और देश के अन्न के भंडार अगर भरे गए और देश अन्न के लिए स्वावलंबी हुआ तो उसका संपूर्ण श्रेय पंजाब के सिख भाइयों को जाता है, देश को अन्न के मामले में स्वावलंबी और देश की सीमाओं की सुरक्षा। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी के समय से आज तक देश की रक्षा के लिए जितने भी लोग शहीद हुए होंगे उसमें सबसे ज्यादा होंगे तो मेरे सिख भाई शहीद हुए हैं, इसमें किसी के मन में कोई दो है। जय जवान जय किसान का नारा
बहुत बाद में आया, मगर दसम पिता की प्रेरणा से जय जवान जय किसान का नारा सिख समुदाय ने अपनी रग रग में बसाया हुआ है। देश के अन्न के भंडार भरने हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, सिखों ने हमेशा हमेशा अग्रिम स्थान लिया और अपने पराक्रम से देश को स्वावलंबी बनाया। मित्रों, जो खालसा का बीज बोया गया, वो खालसा का बीज लगभग 300-325 साल हो गए। मैं गया था आनंदपुर साहिब, वो खालसा का बीज आज बड़ वृक्ष और देश के इतिहास में ये खालसा का बहुत बड़ा योगदान है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो परंपरा को शुरू किया था, एक ही समय पर गुरु गोविंद सिंह जी शिवाजी महाराज और राजपूताने में औरंगजेब के जुल्मी शासन के खिलाफ एक साथ आवाज उठी थी, मगर उसको दृढ़ करने का अगर कोई काम किया तो बंदा बहादुर से लेके महाराजा रणजीत सिंह तक सिख साम्राज्य को दृढ़ करने का काम दसम गुरु के अनुयायियों ने किया। और साम्राज्य की छोटा मोटा नहीं बना, हरियाणा से लेकर अफगानिस्तान तक पूरे के पूरा प्रदेश कश्मीर समेत एक छत महाराजा रणजीत सिंह के शासन में आया था और वहीं से इस देश की नई सीमाओं की शुरुआत हुई। प्रेरणा मैं मानता हूं दसम गुरु के प्रेरणा से ही हुआ। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारे राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी और साथी दलों की सरकार है। जब दसम गुरु का 350वां साल आया, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि पूरे देश में चाहे सिख वहां रहता हो या न रहता हो, देश के हर कोने में 350वां साल मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी तौर पर निर्णय किया है और उसकी कमेटी भी बनी है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य हूं। और गुरु गोविंद सिंह जी के संदेश और उनके जीवन से जुड़े हुए सभी स्थानों के पुनरुद्धार के लिए, उसके संदेश के दृढ़ीकरण के लिए, संदेश के प्रचार और प्रसार के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपया एक अलग से बजट के अंदर प्रावधान किया है और सभी राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी की 350वें वर्ष को मनाने के लिए आगे बढ़े। मित्रों, आज मंत्री सिंह जी आए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मंत्री सिंह जी मेरा भी एक ही कार्यक्रम है यार, इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है। ये समाप्त कर तुरंत वापस जाए। मैं आज संसद के दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ और कोई कार्यक्रम नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन आने वाले हजारों साल न केवल सिखों के लिए, न केवल भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायी जीवन है। कोई व्यक्ति अपने देश के लिए कैसे जी सकता है, अगर ढूंढना है तो गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति सामाजिक सुधार कैसे कर सकता है, समाज को एक तरफ कैसे कर सकता है, अगर ढूंढना है तो खालसा पंथ की स्थापना। कोई व्यक्ति कैसे बलिदानी हो सकता है, अपने पूरे परिवार का बलिदान कैसे कर सकता है, हंसते हंसते न हारते हुए संघर्ष करते देश की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है, वो ढूंढना है तो गुरु गोविंद सिंह। भाषा को कैसे संभाला जा सकता है, भाषाओं का उद्धार कैसे किया जा सकता है, भाषाओं के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा का भी उद्धार कैसे किया जा सकता है और आध्यात्मिकता को सरलता से जीवन में कैसे लाया जा सकता है, वो अगर देखना है तो गुरु गोविंद सिंह जी के साहित्य को पढ़ना। विचित्र नाटक अगर कोई पढ़ लेता है तो मालूम पड़ जाता है एक व्यक्ति का जीवन कैसे कठिन देशकाल के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने सारे पराक्रम किए। जब दिल्ली के बादशाह ने पूरे देश के अंदर त्रास मचाना शुरू किया था, जब धर्म परिवर्तन करना शुरू किया था और सत्ता का
विस्तृतीकरण भी शुरू किया था। ऐसे विषम काल के अंदर 9 साल का बच्चा अपने पिताजी के बलिदान के बाद गुरु गद्दी पे बैठता है, दशम गुरु बनता है और पूरा जीवन इतना प्रकाश फैलाता है कि चाहे 300 साल भी वो प्रकाश आज आंखों को चकाचौंध कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है कि एक व्यक्ति का जीवन ऐसा कैसे हो सकता है। तो आने वाले हजारों साल तक दशम पिता का जीवन पूरी दुनिया के देशभक्ति, साहित्य, धर्म प्रेम और अपनी आत्मा की ऊंचाई के लिए जीने वाले सभी मानवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और मैं आज बब्बू जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने आज संगत को ये कार्यक्रम कर निमंत्रित कर संगत के दर्शन के हम सभी को मौका दिया और आज दशम पिता के 350 वर्ष के साल में मध्य प्रदेश की भूमि पर मां नर्मदा की भूमि नानक देव जी महाराज के भी यहाँ चरण पड़े हैं। वारीघाट गुरुद्वारे में उनकी जगह थी, वही स्थान पर आज संगत के दर्शन का मुझे मौका दिया, शब्द सुनने का मौका दिया और गुरुद्वारे और गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने मत्था टेकने का मौका दिया। इसलिए पूरी संगत को मैं प्रणाम करता हूं और फिर से एक बार हम सब साथ में बोले, जो बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।